ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्त नंबर 61। तुम्हारी चीज़ें सारी की सारी वहाँ दराज में पड़ी हैं। उसने सामने वाली अलमारी की तरफ इशारा किया। और मोबाइल नहीं था तुम्हारे पास। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे याद आ गया कि मोबाइल वाकई मेरे पास नहीं था। रास्ते में जब गुलजार वगैरह ने हैरान कार पर मेरा पीछा शुरू किया तो मैंने इमरान से रब्ता करने का सोचा था, मगर फिर पता चला कि मोबाइल तो मैं घर में ही छोड़ आया हूँ। मैंने दराज से अपनी बाकी चीज़ें समेटी। इमरान ने ताबिंदा को डरा धमका कर खामोश रहने की तलकीन की और बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं तकरीबन 72 घंटे बिस्तर पर रहा था। मसाने में बहुत सा पानी जमा हो चुका था। मैं करीबी बाथरूम में गया। 2-3 मिनट बाद हम मकान से बाहर निकले। ये एक दरमियाने दर्जे की ज़ेर तामीर आबादी थी। इस मकान के इर्द गिर्द कई प्लाट खाली और वीरान पड़े थे। इमरान अपनी मेहरान कार लाया था। हम कार में बैठे और तेज से रवाना हो गए। ये रात के करीबन 10:30 बजे का अमल था। कहाँ जा रहे हो? मैंने कराहती आवाज़ में इमरान से पूछा। कार नहीं, कहीं और चलो, किसी रेस्टोरेंट में। मेरा लहजा अंदेशों से लबरेज था। इमरान ने गाड़ी बाएं जानब मोड़ दी। हम वादत रोड पर से गुजरते हुए फिर एक टिक्का शॉप पर जा बैठे। कुछ खाओगे? इमरान ने पूछा। नहीं, बस मुझे कोई जूस पिला दो, मैंने अपना सर दोनों हाथों में थामते हुए कहा। तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, चलो पहले किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, इमरान ने फैसला कुन अंदाज में कहा। नहीं इमरान, नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मामला बहुत ख़राब हो चुका है। मेरी आवाज़ बैठ रही थी। यार कितना भी ख़राब है, हम उसे ठीक कर लेंगे, तो पहले खुद को ठीक करो। मुझे तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही। मैंने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया। फिर इमरान की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे एक बात सच सच बताओ, नादिया की हालत अब कैसी है? इमरान के चेहरे पर साया सा लहराया। वो गहरी सांस लेकर बोला, वो अस्पताल में ही है, उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं, उसका निचला धड़ काम नहीं कर रहा, बेहोशी भी इसी वजह से है। इसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? मैंने पूछा। का क्या मतलब? देखो इमरान, अगर मेरी और अपनी दोस्ती का दम भरते हो तो मुझे एक सवाल का जवाब सच सच देना, झूठ ना बोलना। क्या मैं तवक्को रखूं कि तुम ऐसा करोगे? उसने फिर तवील सांस ली और थके थके अंदाज में बोला, पूछो। स्पेशल शो में नादिया को गोली कैसे लगी? मैंने बहुत धीमी आवाज़ में दरियाफ्त किया। उसने सिगरेट निकाल कर सुलगाया और बोला, तो तुमने मेरी जैकेट देखी है जिसकी जेब में सुराख है? मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने सिगरेट के 2 गहरे कश लिए और गंभीर आवाज़ में बोला, ताबश इस सुराख से कुछ साबित नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, और इस सुराख के अलावा भी कुछ साबित नहीं हो सकता। बहरहाल तुमने जो अंदाज़ा लगाया वो दुरुस्त है। मेरे अंदर एक छनाका सा हुआ। मैंने कोनिया मेज़ पर टेक कर अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। इमरान, तुम्हें कुछ पता नहीं, हम बुरी तरह फंस गए। मेरी आवाज़ पर आई हुई थी। उसने मेरा कंधा थामा। अगर फंस गए हैं तो निकल भी जाएंगे, लेकिन पहले तुम खुद को संभालो और मुझे आराम से बताओ हुआ क्या है। तुम इन लोगों कहते कैसे चले? तुम्हारे जिस्म पर इतनी ज़्यादा चोटें कैसी आई? क्या कहीं एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा? मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने इस बात में सर हिलाया और शुरू से सारी तफसील इमरान के गोश गुजार कर दी। मैंने उसे बताया कि किस तरह मैंने अलमारी में उसकी जैकेट देखी, फिर परेशान होकर छत पर चला गया, कैसे घर में वो वारदाती घुसे और किस तरह उनसे बचने के लिए मैं बाहर गली में आ गया। इससे आगे के सारे वाक़यात भी मैंने इमरान के सामने बयान कर दिए। मैंने अपनी शमाकत का एतराफ़ किया कि मैं रशीद और गुलजार को मैडम सफूरा का साथी समझा और मुझे यही लगा वो लोग नादिया को गोली लगने के बारे में सब कुछ जान गए हैं। मैंने कहा, जब वो लोग मेरे पीछे आए तो मेरा ये यकीन पक्का हो गया कि वो आम
बल्कि मैडम के लोग हैं। इस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि मैं इनकी गाड़ी में फरार होने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद बत्ती चौक के करीब एक्सीडेंट हुआ और मुझे दोबारा होश आया तो मैं लालाजार स्कीम के इस घर में था। इमरान ने कहा, ठीक है ताबिश, ये सब कुछ तुम्हारी गलतफहमी की वजह से हुआ, लेकिन शुक्र का मुकाम ये है कि गाड़ी उल्टने के बावजूद तुम किसी बड़े नुकसान से बच गए। और इससे भी ज़्यादा इत्मीनान की बात यह है कि तुमने हिम्मत दिखाई और इस औरत के मोबाइल से मुझे कॉल की। अब तुम महफूज हो, खतरे की कोई बात नहीं। अगर तुम चाहो तो इन लोगों से बाद में निमट लेंगे। वैसे घर में से इकबाल की घड़ी और मेरे 10-15 हज़ार रुपये के सिवा कुछ गया नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। तुम्हारे ज़ख्मों को तवज्जो की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हारा बुखार भी बढ़ता जा रहा है। मैंने नहायत परेशानी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं इमरान, तुमने अभी असल बात सुनी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका हूँ, तुम्हारे लिए भी और शायद अपने लिए भी। मैं बहुत बदकिस्मत साबित हुआ हूँ तुम्हारे लिए। इमरान की फराख पेशानी पर सलवटें उभरी। उसने प्यार से मेरे हाथों पर हाथ रखा। ताबी यार, प्लीज़ खुद को कंपोज मत कर। जो कुछ हुआ मुझे बताओ, मैं सुनूंगा और मैं सुनने का हौसला रखता हूँ, प्लीज़। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, ज़ख्मी होने के बाद अपने शदीद बुखार के बारे में भी और गशी की हालत में की जाने वाली इन बातों के बारे में भी जिन्होंने रशीद, गुलजार और जीरे वगैरह को बुरी तरह चौंकाया था। मैंने इमरान को बताया कि गुलजार छोटी और बड़ी मैडम को जानता है और उसे ये भी पता है कि मैडम नादिया गोली लगने से शदीद ज़ख्मी हो चुकी है। मेरी बातें सुनने के बाद वो तीनों शदीद शक में पड़ गए हैं। तबिंदा ने मुझे खुद बताया कि रशीद और गुलजार बड़ी मैडम से मिलने एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। एयरपोर्ट से उनका मतलब लाल कोठियाँ ही हैं। ये कोई 2 घंटे पहले की बात है। इमरान गुमसुम मेरी तरफ देखता रहा। उसका हमेशा मुस्कुराता चेहरा गहरी संजीदगी से ढक गया। मैंने अपनी पेशानी उंगलियों में जकड़ी और आंखों की नमी नुमायां तर हो गई। मैंने गुलगीर आवाज़ में कहा, इमरान, तुमने कहा था ना मुझसे ना चिमटो, मुझे दफ़ा हो जाने दो। मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं। जो कुछ हुआ यही होना था। अब नहीं होता तो कुछ दिन बाद हो जाता। तुम जिस तरह ज़िंदगी जी, इसमें मेरे जैसे मामूली और कम फहम बंदे के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे पता था कि किसी न किसी मौका पर मेरी वजह से तुम शदीद नुकसान उठाओगे और तुमने उठा लिया है। तुमने उठा लिया है इमरान। सेठ सराज जैसे लोग तो मैडम सफूरा को पहले ही शक डालने की कोशिश कर रहे थे और अब मेरे इकबाली बयान के बाद उनका शक यकीन में बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैडम सफूरा अब चुप की बैठी रहेगी। वो बहुत ख़तरनाक औरत है, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी इमरान। इमरान ने गंभीर लहजे में कहा, शायद हमारे सितारे गर्दिश में हैं। हमसे एक और गलती हो चुकी है। क्या मतलब? तुम मुझे रास्ते में बता देते तो हम इस दिक्कत शाम में नहीं आते। चलो उठो, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो, ये जानी अंदाज में बोला। उसने मेरा बाजू थामा और मुझे उठाया। अफरा तफरी के आलम में मुझे लेकर इस रेस्टोरेंट के बाहर निकला, गाड़ी में बैठ गया। हुआ क्या है? मैंने पूछा। ये शाब नादिया के सीनियर गार्ड इस हरामजादे बख्तियार। उसने तेज से गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी के हक़ में कोई शख्स सुजुकी FX पार कर गया था। इमरान ने हाथ पर हाथ रख दिया, मुसलसल बजाता चला गया। रेस्टोरेंट के अंदर से कटा कटा शख्स सोने से बाहर बरामद हुआ। उसके हाथ में लिफाफे थे। उसने हमारी तरफ देखकर माजरत के अंदाज में सर हिलाया, सॉरी बोला और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने में मसरूफ़ हो गया। उसने सिर्फ एक लफ्ज़ सॉरी कहकर अपनी जान छुड़ाई थी, लेकिन इसकी गलती की कीमत हमें क्या देना थी ये किसी को मालूम नहीं था। इस शख्स के अंदर बैठने और गाड़ी स्टार्ट करते करते वो हो गया जिसका अंदेशा कम अज़ कम मेरे जहन में तो नहीं था। नीली वर्दी वाला एक गार्ड भागता हुआ रेस्टोरेंट की बैरूनी सीढ़ियों पर नमूदार हुआ। उसने तेज से दाएं बाएं देखा, फिर उसने हमारी गाड़ी की तरफ उंगली सीधी की। उसके अक़ब में 2 अफराद और थे। वो सादा कपड़ों में थे। वो हमें पुकारते हुए हमारी तरफ दौड़े। रुको रुको, आवाज़ें हमारे कानों तक पहुंची। कुत्ते के बच्चे, इमरान ने दांत पीस कर गाड़ी को रिवर्स करता चला गया। अक़ब में FX वाले ने अपनी अभी गाड़ी
पूरी तरह नहीं हटाई थी। हमारी गाड़ी का पिछला हिस्सा इस गाड़ी के अकब से टकराया और वो घूम कर रह गई। इमरान जैसे एकदम ही हर खतरे से बेनियाज हो गया था। उसके अंदर की मुहिम जो और खतर पसंद फितरत एक अंगड़ाई के साथ बेदार हो चुकी थी। उसने मेहरान कार को तेज से आगे बढ़ाया। पहियों ने रगड़ खाकर तवील एहतजाजी आवाज़ निकाली। मैंने मुड़कर देखा। रेस्टोरेंट से बरामद होने वाले सादापोश अफराद बड़ी सूरत से एक जीप में बैठ रहे थे। मुझे लगता है मुख्तियार वगैरह को इतला पहुंच गई। इमरान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। इमरान के कहने का मतलब यकीनन यही था कि रशीद और गुलजार वगैरह मैडम सपूरा तक जा पहुंचे हैं। उन्होंने मिर्च मसाले के साथ सब कुछ मैडम के गोश गुजार कर दिया है। उसके बाद मैडम और हरकारों की हरकत में आना यकीनी था। अब कहाँ जाना है, मैंने पूछा। पहले तो इनसे पीछा छुड़ाना है। इमरान ने आंखों आईने में देखा। जीप बड़ी तेज से पीछे आ रही थी। ड्राइवर ने हाथ मुसलसलान पर रखा हुआ था। इमरान ने बरक रफ्तारी से गाड़ी को 2-3 सड़कों पर मोड़ा, मगर जीप किसी गाइडेड मिसाइल की तरह हमारे अकब में रही। अंदाज़ा होता था कि जीप सवार इस किस्म की कार्रवाई के माहिर हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि जीप की सवारियों में मुख्तियार या शेरा खुद भी शामिल होते। इमरान कुछ देर तक तनाव में रहने के बाद एकदम हल्के फुल्के मूड में आ गया। यूँ लगता था कि हर किस्म के तफक्कुरात के बादल यकायक उसके ज़हन से छट गए हैं। उसकी जगह एक अजीब से जोश और तवाना अंदाज ने ले ली थी। घबराना नहीं जिगर, उसने मेरा शाना थपका। देखना क्या तिगनी का नाच नचाता हूँ इन बंदरों को।